नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और ये सवाल हमारे एक लिसनर ने कुछ स्रोतों के साथ भेजा है। जी, सोवियत संघ के टूटने के बाद से दुनिया मतलब पूरी तरह बदल गई है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है? या ये सिर्फ 1945 की दुनिया में फंसी एक पुरानी संस्था बनकर रह गई है? आज हम इसी की तह तक जानने की कोशिश करेंगे। हमें यूएन जैसे संगठनों की जरूरत ही क्यों पड़ती है, इसका मौजूदा ढांचा क्या है, और सबसे जरूरी बात, क्यों इसमें इतने बदलाव की मांग उठ रही है। और भारत के स्थायी सदस्यता का क्या, वो मुद्दा भी बहुत अहम है। बिल्कुल, लेकिन शुरू करते हैं एक बहुत ही, मुझे लगता है, दमदार कथन से। अच्छा। यूएन के दूसरे महासचिव थे डैग हैमरशोल्ड। उन्होंने कहा था, संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। वाह, ये एक लाइन मुझे लगता है यूएन की पूरी कहानी और उसकी सीमाओं को बयां करती है। सही कहा। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि यूएन ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर सका, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर यूएन ना होता तो शायद दुनिया बहुत ज्यादा बदहाल होती। तो पहला सवाल तो यही उठता है, हमें इन बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत ही क्यों है? क्या देश अपने मसले खुद नहीं सुलझा सकते? देखिए, इसकी दो बहुत सीधी और स्पष्ट वजह हैं। पहली तो यही है, युद्ध और शांति। शशि थरूर ने चर्चिल का हवाला देते हुए एक बड़ी मजेदार बात कही थी। क्या? कि जॉ इज बेटर देन वॉर। मतलब हथियार लड़ाने से बेहतर है कि जबान लड़ाई जाए। बिल्कुल। यूएन देशों को बातचीत के लिए एक मंच देता है ताकि वो युद्ध के मैदान में जाने के बजाय अपनी बात रख सकें, बहस कर सकें। एक तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा डिबेटिंग क्लब हो गया। कुछ हद तक कह सकते हैं। और दूसरी वजह, जो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है, वो है वैश्विक चुनौतियां। जैसे कि क्लाइमेट चेंज। हाँ, जैसे विश्वव्यापी ताप वृद्धि या कोई महामारी। अब सोचिए, कोई एक देश अकेले इनसे कैसे निपट सकता? नहीं निपट सकता। इनके लिए तो सभी देशों का सहयोग चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसी सहयोग के लिए एक ढांचा, कुछ नियम, ये सब तैयार करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरत तो समझ आती है। अब जरा इसके बनने की कहानी पर आते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ और उसकी राख से यूएन का जन्म हुआ। जी, 1945 में। पर इससे पहले लीग ऑफ नेशंस भी तो था, वो क्यों नाकाम रहा? लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी कमी थी कि उसके पास कोई असली ताकत नहीं थी। मतलब दुनिया के बड़े देश या तो उसमें शामिल ही नहीं थे, जैसे अमेरिका। अच्छा, अमेरिका नहीं था उसमें? नहीं, या फिर जो थे वो उसकी सुनते नहीं थे। तो जब जापान ने मंचूरिया पर हमला किया, लीग बस देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। तो यूएन ने इस गलती से क्या सीखा? उसने अपनी बनावट में ऐसा क्या अलग किया? यूएन ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं प्रैक्टिकल बदलाव किया। उसने माना कि दुनिया के सभी देश बराबर नहीं हैं, कुछ ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए उसने बनाई सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सुनते हैं। हाँ, इसमें 15 सदस्य होते हैं, पर असली पावर 5 स्थायी सदस्यों के पास है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। एक मिनट, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश है। बिल्कुल। तो क्या असल समस्या की जड़ यही नहीं है कि 1945 की वो दुनिया आज भी सुरक्षा परिषद पर हावी है? आपने एकदम नब्ज पकड़ ली। यही आज की पूरी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। मतलब ये किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकते हैं? जी, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में हों। अगर इन 5 में से एक ने भी ना कह दिया तो प्रस्ताव वहीं खत्म। ये तो बहुत ज्यादा ताकत है। उस वक्त की ये राजनीतिक सच्चाई थी। इसके अलावा एक आम सभा यानी जनरल असेंबली है, जहां सभी 193 सदस्य देश हैं और सबका एक वोट है। पर उसके फैसले तो बाध्यकारी नहीं होते हैं ना? नहीं होते। वो दुनिया की एक नैतिक आवाज तो है, पर उसके पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। और ये जो हम WHO, यूनिसेफ जैसी एजेंसियों के बारे में सुनते हैं, हाँ, वो यूएन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद सबसे सफल हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, यूनिसेफ हो, ये जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों के अधिकारों के लिए जो काम करते हैं, वो शानदार है। लेकिन जब बात बड़ी राजनीति की आती है, जियोपॉलिटिक्स की, तो सारा ध्यान सिक्योरिटी काउंसिल पर टिक जाता है। और वहीं आकर सारी गाड़ी अटक जाती है। बिल्कुल। 1990 के बाद जब शीत युद्ध खत्म हुआ, सोवियत संघ बिखर गया, तब तो सुधार की मांग बहुत तेज हो गई होगी। बहुत ज्यादा। 1992 में आम सभा में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें 3 मुख्य शिकायतें थीं। क्या थी वो? पहली, कि सुरक्षा परिषद अब आज की राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। दुनिया बदल चुकी है। सही बात है। दूसरी,
कि इसके फैसलों पर पश्चिमी देशों और उनके हितों की छाप होती है, और तीसरी, कि इसमें सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे पूरे महाद्वीप से कोई स्थायी सदस्य है ही नहीं। तो ठीक है, सब मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए, पर मुश्किल ये होगी कि किसे शामिल किया जाए। नए सदस्यों के लिए क्या मानदंड, क्या क्राइटेरिया सुझाए गए? यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। कई आइडिया सामने रखे गए, जैसे देश एक बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हो, यूएन के बजट में उसका योगदान ज्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो और लोकतंत्र व मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर जैसे ही आप इन मानदंडों को देखते हैं, एक देश का नाम दिमाग में तुरंत आता है। भारत। हाँ, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, शांति अभियानों में हमेशा आगे। फिर भी हम स्थायी सदस्य क्यों नहीं है? कहाँ फंसा है पेंच? पेंच कई जगहों पर फंसा है। पहली बात तो ये कि भारत अकेला दावेदार नहीं है। अच्छा। जर्मनी, जापान, ब्राजील, ये चारों देश मिलकर G4 कहलाते हैं और ये सब मजबूत दावेदार हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा है। बहुत ज्यादा। और फिर एक पूरा ग्रुप है जिसे मजाक में कॉफी क्लब कहते हैं। कॉफी क्लब, ये क्या है? ये उन देशों का समूह है जिनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी स्थायी सीट के दावेदार हैं। जैसे पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत को सीट मिले, अच्छा। इटली नहीं चाहता कि जर्मनी को मिले और अर्जेंटीना नहीं चाहता कि ब्राजील को मिले। तो ये सब मिलकर कहते हैं कि स्थायी सीटें बढ़ाओ ही मत, अस्थायी सीटें बढ़ा दो। मतलब ये एक तरह से पूरी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश है। जी। और फिर भारत के परमाणु हथियारों का मुद्दा भी उठाया जाता है। पर हमारा रिकॉर्ड तो बहुत जिम्मेदार रहा है। बिल्कुल साफ रहा है, लेकिन विरोधी स्तर का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट तो खुद P5 देश हैं। वो क्यों? वो तो कहते हैं कि हम सुधार चाहते हैं। खुलकर भारत और जापान का विरोध करता है। अमेरिका और रूस भी नए सदस्यों को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है। तो फिर ये सब बातें ही हैं। वो शायद बिना वीटो के स्थायी सदस्यता का एक, कह लीजिए, लॉलीपॉप दे दें, लेकिन वो एक दोयम दर्जे की सदस्यता होगी जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो हम वापस उसी डैग हैमरशोल्ड की बात पर आ जाते हैं कि यूएन का काम दुनिया को नरक से बचाना है। पर यूक्रेन में जो हो रहा है या गाजा में जो हो रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि वो इसमें भी फेल हो रहा है। वीटो की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल तो पूरी तरह पंगु नजर आती है। ये एक बहुत बड़ा और जायज सवाल है। क्या यूएन फेल हो गया है? एक स्तर पर देखें तो हाँ। जब P5 में से कोई एक देश सीधे तौर पर किसी संघर्ष में शामिल हो, तो काउंसिल कुछ नहीं कर पाती। कुछ नहीं कर पाती। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और फिर अपने खिलाफ आए हर प्रस्ताव को वीटो कर दिया। और अमेरिका इजराइल फिलिस्तीन मामले में यही करता आया है। जी। ये यूएन की सबसे बड़ी नाकामी है। तो फिर इसका फायदा क्या है अगर ये दुनिया के सबसे बड़े संकटों में कुछ कर ही नहीं सकता? लोग इसे बतखी की चौपाल कहते हैं। क्या वो सही नहीं है? बतखी की चौपाल कहना इसकी भूमिका को बहुत छोटा करके देखना है। हाँ। ये बड़ी ताकतों को रोक नहीं पाता, ये सच है। तो लेकिन ये बाकी 188 देशों को अपनी बात कहने का, दबाव बनाने का एक मंच देता है। जब जनरल असेंबली में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उसने दुनिया को दिखा दिया कि कौन कहाँ खड़ा है। ये एक नैतिक दबाव बनाता है। एक नैतिक दबाव। और ये भी मत भूलिए कि यूएन सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। इसकी एजेंसीज आज भी यूक्रेन और गाजा में आम लोगों तक खाना, दवाइयां, ये सब पहुंचा रही हैं। वो काम कौन करेगा? ये बात भी सही है। और एक और पहलू है अमेरिका। आज की दुनिया को एक धुरली कहा जाता है, जहां अमेरिका का दबदबा है। तो क्या यूएन में इतनी हिम्मत है कि वो अमेरिका को किसी बात पर रोक सके? सीधे तौर पर रोकना तो लगभग नामुमकिन है। क्यों? अमेरिका यूएन के बजट में सबसे ज्यादा पैसा देता है। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और उसके पास वीटो है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उसने यूएन की भी परवाह नहीं की थी। तो फिर यूएन की भूमिका अमेरिका के सामने क्या रह जाती है? एक मध्यस्थ की, एक डायलॉग के प्लेटफॉर्म की। देखिए, अमेरिका भले ही कितना भी ताकतवर हो, उसे भी अपनी नीतियों के लिए दुनिया में समर्थन चाहिए होता है। यूएन वो जगह है जहां बाकी देश अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं। ये अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच संवाद का इकलौता पुल है। मतलब ये शायद अमेरिका को मनमानी करने से रोक ना पाए, पर उसकी मनमानी की एक राजनीतिक कीमत जरूर तय कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि यूएन एक परफेक्ट संस्था नहीं है, उसमें हजार कमियां हैं। बहुत कमियां हैं। लेकिन इसके बिना शायद दुनिया और भी खराब जगह होती। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य, सब कुछ। पारस्परिक निर्भरता। जी। ऐसे में हमें वैश्विक समस्याओं के लिए वैश्विक समाधान चाहिए
और उन समाधानों पर चर्चा के लिए यूएन जैसा एक वैश्विक मंच भी चाहिए। इसकी कमियों के बावजूद हमारे पास इससे बेहतर कोई और विकल्प नहीं है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। असली मुद्दा ये नहीं है कि यूएन में सुधार कैसे हो, वो तो एक तकनीकी सवाल है। असली सवाल शायद ज्यादा गहरा और नैतिक है। क्या दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर P5, कभी अपने छोटे से राष्ट्रीय हित को छोड़कर पूरी इंसानियत की भलाई के लिए एक साथ काम करने को तैयार होंगी?